नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड के माइनर पेपर ई बैंकिंग के वो सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और ये क्लास अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी एज यूजुअल। और इन सारे क्वेश्चंस को हम विद आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ई बैंकिंग का ये सिलेबस है, इसी सिलेबस के ऊपर आज की अपनी क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम इन चारों यूनिट से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और हाँ, यदि आप इनकी डिटेल में क्लास देखना चाहते हो तो यूनिट वाइज हमने क्लासेस अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन तक आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखो दोस्तों, इस चीज को समझो। बैंकिंग का मतलब होता है किसी बैंक में जाकर ऑफलाइन काम करना। बैंकिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको ऑफलाइन करना। और वही काम यदि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू करते हैं, कोई भी, वो अपना मोबाइल हो जाता है, वो अपना लैपटॉप हो जाता है, एटीएम हो जाता है, यानी बिना बैंक गए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बैंकिंग काम करना क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का अर्थ है बैंकिंग लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करना। It allows customers to access banking services such as fund transfer, bill payment, and account management through computers, in mobiles, and ATMs without visiting the bank physically. इससे यह होता है कि ये ग्राहकों को कंप्यूटर, मोबाइल और एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं जैसे फंड ट्रांसफर करना, बिल भुगतान करना और खाता प्रबंधन तक पहुंचने में क्या करता है? हेल्प करता है। बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग। अर्थात जो ई बैंकिंग है उनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। हम ई बैंकिंग यदि इंटरनेट से करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग कही जाती है, मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल बैंकिंग कही जाते हैं। तो यहाँ जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। द मेन टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग इंक्लूड इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग, टेली बैंकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मुख्य कारकों में प्रकारों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, टेली बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर शामिल है। दीज टाइप्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कन्वीनियंस कन्वीनियंस टू दी कस्टमर्स फॉर कैरिंग आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये प्रकार ग्राहकों को वित्तीय लेन देन में सुविधा, गति और लचीलापन प्रदान करते हैं। क्योंकि बिना बैंक में जाए हुए और आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ई बैंकिंग काम करते हो या बैंकिंग काम करते हो तो हमारा टाइम भी बचता है, इसमें स्पीड भी आती है और ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी फील होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? Internet banking is a type of e-banking where customers can perform banking transaction using bank's website. इंटरनेट बैंकिंग बैंकिंग प्रकार का एक वो प्रकार है जिसमें ग्राहक बैंक की वेबसाइट का उपयोग करके बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स सर्विसेज लाइक बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर एंड अकाउंट स्टेटमेंट्स। इससे हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने अकाउंट से रिलेटेड अन्य कोई स्टेटमेंट वगैरह और अदर सेवाओं का हम यहाँ से लाभ ले सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू की जाने वाली बैंकिंग, जिसमें मेन रोल होता है बैंक की वेबसाइट का, उससे उसको हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल फोन के थ्रू जो की जाती है बैंकिंग, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल बैंकिंग का अर्थ है मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं। कस्टमर्स कैन चेक बैलेंस, ट्रांसफर फंड्स, पे बिल्स एंड एक्सेस अदर सर्विसेज यूजिंग स्मार्टफोन्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। ग्राहक स्मार्टफोन का उपयोग करके कहीं से भी कभी भी बैलेंस चेक कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है, बिल भुगतान जैसी अदर सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है। उसको कहते हैं मोबाइल बैंकिंग, जिसे शॉर्ट में दोस्तों एम बैंकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है? दोस्तों यहाँ पे समझो, देखो चेक होता है, चेक का मतलब क्या होता है? चेक पर्टिकुलर एक नाम से इशू किया जाता है, यहाँ अकाउंट नंबर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, जिस बैंक का होता है उस बैंक का नाम पता इसमें होता है।
कैश की बजाय किसी को चेक देना, वह चेक पर्टिकुलर बैंक में दिया जाएगा और वहां से उसको इनकेस करवाया जाएगा या फिर उसका बैंक में क्लियरिंग हो जाएगा अकाउंटिंग में। जब ये चेक फिजिकली तौर पे दिया जाता है तब हम इसको सिर्फ चेक कहते हैं, और जब ये फेक डिजिटल तौर पे दिया जाता है तब इस चेक का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अर्थात जब चेक फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ डिजिटली प्रोसेस्ड होता है, उस चेक को हम इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक चेक इज ए डिजिटल वर्जन ऑफ पेपर चेक। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक चेक कागजी चेक का एक डिजिटल रूप होता है। इट कैरीज ऑल द फीचर्स ऑफ ए फिजिकल चेक एंड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू मेक सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स। इसमें एक भौतिक चेक की वे सभी विशेषताएं होती हैं और इसका उपयोग ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित और शीघ्र ही करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चेक थोड़ा सा फास्ट होता है फिजिकल चेक के मुकाबले, और इसमें वो सारी चीज़ें होती है जो एक पेपर चेक या फिजिकल चेक में होती है। बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? अब दोस्तों समझो इसको, कि जैसे मान लो कोई फिजिकल चेक है, फिजिकल चेक है, फिजिकल चेक है, तो ये यहाँ पे चेक है, आपने इस चेक की क्या करी, एक इमेज क्रिएट करी यानी फोटो क्लिक करी, और उस फोटो को आप आगे प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो इस फोटो को कौन सा चेक कहते हैं, ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। ये फिजिकल चेक अब काम नहीं करेगा, सिर्फ ये फोटो वाला चेक ही काम करेगा। तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब हुआ जब किसी फिजिकल चेक को एज ए डिजिटली तौर पे प्रोसेस किया जाता है, दैट इज ट्रंकेटेड चेक। A truncated check is a check whose physical movement is stopped in the clearing process and instead an electronic image is used। त्रुटिपूर्ण चेक इसको हिंदी में भी कहते हैं, बाकी मैंने इसको ट्रंकेटेड ही पढ़ा है। चेक वह चेक होता है जिसकी भौतिक गति क्लियरिंग प्रक्रिया में रोक दी जाती है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक छवि का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसकी इमेज का यूज किया जाता है। इट रिड्यूसेज प्रोसेसिंग टाइम एंड इनहेंस एफिशिएंसी। इससे इस प्रक्रिया में समय कम लगता है और इसकी कार्य कुशलता या फिर क्लियरिंग जो टाइम है वह बढ़ जाता है। तो आई होप ट्रंकेटेड चेक आप समझ गए होंगे। यदि आप डिटेल में क्लास देखना चाहते हो तो यूनिट फर्स्ट बैंकिंग की क्लास को आप वहां जाकर देखिए, उसमें हमने बहुत ही बखूबी इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान या सीबीएस क्या होता है? ध्यान रखिए दोस्तों, माइनर पेपर में जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां पर आपको इन सारी चीज़ों की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो एग्जाम में आप फुल फॉर्म स्पेशली ध्यान रखिएगा। सीबीएस इज ए नेटवर्क बेस्ड बैंकिंग सिस्टम where all branches of a bank are connected to a central server। सीबीएस एक नेटवर्क आधारित बैंकिंग प्रणाली है जिसमें एक बैंक की सभी शाखाएं एक केंद्रीय सर्वर से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। कस्टमर्स कैन एक्सेस देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच एंश्योरिंग रियल टाइम प्रोसेसिंग। ग्राहक किसी भी शाखा से अपने खाते तक पहुंच सकते हैं और रियल टाइम में प्रोसेस सुनिश्चित करते हैं। आप ये जैसे आप जानते हो कि जैसे मान लो आपका एसबीआई में, एसबीआई की बैंक किसी ब्रांच में सिक्कर में आपका अकाउंट है और अभी आप एट प्रेजेंट अहमदाबाद हो। अब अहमदाबाद की किसी एसबीआई ब्रांच में जाकर आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये किसका पार्ट कहा जाएगा, सीबीएस का, क्योंकि एसबीआई की सारी ब्रांचेज एक सेंट्रल सर्वर से क्या है, कनेक्टेड है। तो एक बैंक की सारी ब्रांचेज एक सर्वर से कनेक्टेड होती है सेंट्रली तौर पे, उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब बात करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू फीचर्स ऑफ ए कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन इन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में पूर्ण केंद्रीकृत समाधान की कोई दो विशेषताएं बताइए। क्या होता है इसे, ए कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफर्स रियल टाइम एक्सेस टू अकाउंट डेटा एंड इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। इस तरीके की व्यवस्था रियल टाइम में खाता जानकारी तक पहुंच और शाखाओं के बीच लेन देन की सुविधा क्या करती है, आसान बनाती है। इट इनहेंसेज ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड इम्प्रूव्स कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। इससे जो काम करने की इफिशिएंसी है, जो संचालन क्षमता है, वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही में ग्राहक को सेटिस्फेक्शन लेवल में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अर्थात जैसे एसबीआई है, दो ब्रांच है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इस सीबीएस के जरिए वह बहुत फास्ट हो सकता है,
फास्ट होता है और साथ ही में एक ग्राहक इससे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, उसमें काम करने की एबिलिटी इन ब्रांचों की बढ़ती है और साथ ही में जो कस्टमर है वो और भी ज़्यादा इजीली बहुत कम टाइम में ऑन द स्पॉट ही सारे काम कर पाता है। तो इसको ये जो इसके दो लाभ भी कह सकते हैं, ये दो इसकी विशेषताएं भी कही जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग फॉर कस्टमर्स। कस्टमर के लिए ई बैंकिंग के क्या लाभ है? बहुत अच्छे लाभ है। एक तो आपको बैंक ही नहीं जाना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और 24/7 आप बैंकिंग सेवाएं ले सकते हो। तो इस तरीके के कई लाभ है, जान लेते हैं। ई बैंकिंग ऑफर्स कन्वीनियंस, 24/7 अवेलेबिलिटी, फास्ट ट्रांजेक्शन एंड रिड्यूस्ड नीड टू विजिट बैंक ब्रांचेज। ई बैंकिंग ग्राहकों को सुविधा, चौबीसों घंटे सेवा, तेज लेन देन और बैंक शाखा न जाने की या जाने की आवश्यकता को कम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सर्विसेज। यह खाता जानकारी और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच भी प्रदान करता है। और हम रात दिन आजकल ई बैंकिंग का यूज में लेते हैं, आप फोन पे वगैरह यूज में लेते हो, यूपीआई करते हो, वो ई बैंकिंग का ही एक प्रकार है। उससे आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, ना बैंक जाना पड़ता है। तो ये क्या है, इसके बेनिफिट्स है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट की अगर डिटेल क्लास देखना चाहते हो, हमने डिटेल क्लास यूनिट सेकेंड की अपलोड कर रखी है, लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन, आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। वहाँ पर डिटेल हमने इसको डिस्कस किया है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग? अब देखो, जो ई बैंकिंग है, क्योंकि वह बैंक में बिना जाए हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होंगे तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी और हम एक ऑनलाइन जरिए से उसको क्या करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो ई बैंकिंग कह दो, एम बैंकिंग कह दो, ये सारे ही ऑनलाइन बैंकिंग का ही क्या है, टाइप है। बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स using the internet to perform banking activities such as balance inquiry, fund transfers and bill payments। ऑनलाइन बैंकिंग का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग कार्य करना, जैसे बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर करना और बिल का पेमेंट करना, ये सारे काम करता ही है। इट अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स एंड सर्विसेज इनटू 24/7 थ्रू द बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप। ये ग्राहकों की जो ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से चौबीसों घंटे सुविधाएं सेवाएं प्रदान भी करता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब हुआ इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म की जाने वाली बैंकिंग एक्टिविटीज को हम ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स इन बैंकिंग? बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स आर द मीन्स थ्रू विच बैंक्स डिलीवर सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू कस्टमर्स। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल वे माध्यम हैं जिनके द्वारा बैंक ग्राहकों को सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करते हैं। अब देखो, आप बैंक जाओगे तो कहीं ना कहीं बैंक का क्या होगा, एक ऑफिस होगी या बिल्डिंग होगी, उसमें आप जाओगे, वहाँ काउंटर लगे हुए होंगे, पर्टिकुलर काउंट के लिए आप उन पे काम करोगे। इसी हिसाब से जब बैंक को आपको सर्विस प्रोवाइड करवानी है, वो भी ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू, तो किस मीडिया को वह यूज में लेगा, किस जरिए को वो यूज में लेगा? क्या वह एटीएम यूज में लेता है, इंटरनेट बैंकिंग यूज में लेता है, मोबाइल यूज में लेता है, पोस्ट यूज में लेते हैं, टेलीफोन यूज में लेते हैं? तो ये सारे जो इसके जरिए हैं, इन सब जरियों के थ्रू वह अपनी सेवाओं की क्या देता है, डिलीवरी देता है। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स। आई होप आप इसको बहुत आसान से समझे होंगे। दीज इंक्लूड एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पोस्ट टर्मिनल्स एंड टेलीफोन बैंकिंग। इनके जरिए बैंक अपनी सेवाओं की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में देता है। इन सबको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर कंप्यूटराइजेशन इन बैंक्स? बैंकों में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता क्यों है? भाई ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब कंप्यूटरों का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो बड़ा रोल था वो बैंक्स में, रिसर्च में, एडुकेशन में, इन सब में पहले स्टार्ट हुआ था। और एक एक कंप्यूटर ही है जिन्होंने बैंकों की इफिशियंसी को सीधा का सीधा जमीन से आसमान पे ले गए थे। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन बैंकों में हुआ था आफ्टर कंप्यूटराइजेशन। और ये बातें थी 90 के डिकेड की बातें थी, जब बैंकों ने कंप्यूटराइजेशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था। क्यों नीड है इसकी? Computerization in banks is needed to improve efficiency, speed, accuracy and customer service।
बैंकों में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है उसकी कार्यकुशलता, गति, सटीकता और ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए होती है। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेटा मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस द चांस ऑफ ह्यूमन एरर्स। यह लेन-देन की बड़ी मात्रा को संभालने में, डेटा प्रबंधन में और मानवीय त्रुटियों को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही बड़े-बड़े जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं और हमारा जो बैलेंस है वह भी बना रहता है, या यूँ कहें उसमें भी अकाउंट्स भी अपने इजीली मेंटेन हो जाते हैं। वरना मैनुअल तौर पे अगर इनको करते हैं तो बहुत ज़्यादा एरर इनमें आने के चांसेस रहते ही है। बात करते हैं व्हाट इज एटीएम। एटीएम हम सब जानते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम एक उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन लगाते हैं और जो डिजायर्ड अपना अमाउंट है वो हम वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटीएम कहते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एटीएम का पूरा नाम आपको जरूर याद में रखना है। इट इज एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इसका पूरा नाम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन that allows customer to perform basic banking functions such as cash withdrawal, balance inquiry and mini statement without visiting a bank branch। एटीएम एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जो ग्राहकों को नगद निकलवाने, बैलेंस जांचने में और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने जैसी बेसिक बैंकिंग कार्य करने की सुविधा देती है, वो भी बिना बैंक शाखा में विजिट किए हुए। उसको बोलते हैं एटीएम। What are the advantages of ATM services? ATM सेवाओं के क्या लाभ है? ATM services offer 24/7 availability, reduce crowd in branches, provide quick cash withdrawal and save time for customers। ATM सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है, शाखाओं में भीड़ को कम करती है, जल्दी केस की निकासी की सुविधा देती है और ग्राहकों का समय भी बचाती है। इट अनेबल्स सेल्फ सर्विस बैंकिंग एनी टाइम एनीवेयर। ये कहीं भी कभी भी अपने आप यानी स्व सेवा बैंकिंग को क्या करती है, पॉसिबल करती है। यानी कि आपको अपने से ही काम कर लेना है, मशीन आपके सामने लगी हुई है और आप उसको सेल्फ ऑपरेट करके अपना काम कर सकते हो। ये बैंकिंग सेवा, एटीएम सेवा के बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? आप रोज जो यूपीआई कर रहे हो वो है किसका टाइप है दोस्तों? ईएफटी का ही तो है। यानी जब बिना बैंक में जाए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फंड्स को अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना क्या कहा जाता है? ईएफटी कहा जाता है। Electronic fund transfer is a system that enables the transfer of funds from the one bank account to another electronically। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ऐसी प्रणाली है जो बैंक खाते से दूसरे खाते में धन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करने की सुविधा देता है। इट इज फास्ट, सेफ एंड वाइडली यूज फॉर पेइंग बिल्स, सैलरीज एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये तेज है, सुरक्षित है और बिल, वेतन, सैलरी और व्यवसाय के लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके कोई दो उपयोग बताओ ईएफटी के। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग सैलरीज टू एम्प्लॉइज एंड फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स टू सप्लायर्स ऑफ और सर्विस प्रोवाइडर्स। ईएफटी का उपयोग कर्मचारियों को वेतन भेजने में और अपने जो सप्लायर्स हैं या सेवाएं देने वाले हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट करने में किया जाता है। इट सेव्स टाइम्स एंड एंश्योर सेफ ट्रांजेक्शन। समय की बचत करता है, साथ ही में ये सुरक्षित लेन देन को भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आरटीजीएस इन बैंकिंग। आप इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं वो फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस का क्या मतलब होता है? इट इज स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS, real time gross settlements. It is a system that allows the transfer of large value funds from one bank to another in real time without any waiting period। यह एक ऐसी प्रणाली है जो बैंकों के बीच एक बड़ी राशि के फंड को रियल टाइम में हस्तांतरण करने की क्या करती है, सुविधा प्रोवाइड करवाती है। यानी कि आप यूपीआई करते हो, आप कहीं से 10 रुपए के कुरकुरे खा रहे हो, 40-50 रुपए की ड्रिंक पी रहे हो, तो आप जैसे वो छोटी छोटी अमाउंट करते हो, ठीक उसी हिसाब से जो बिजनेस होते हैं उनमें लाखों के अमाउंट होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, तो उनको वो यूपीआई से नहीं कर सकते। उनके लिए आरटीजीएस जैसे सिस्टम बना रखे हैं जिनको हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक अगला और है व्हाट इज आईएमपीएस बैंकिंग। बैंकिंग में आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इट इज एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम अवेलेबल 24/7 यूजिंग मोबाइल फोन्स, इंटरनेट और एटीएम्स।
यह एक त्वरित इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जो मोबाइल फोन, इंटरनेट या एटीएम के माध्यम से चौबीसों घंटे क्या रहती है, उपलब्ध रहती है। तो आप कहोगे कि सर आरटीजीएस में और ये जो आईएमपीएस इनमें क्या डिफरेंस है, उससे पहले हम एक और को और देख लेते हैं। व्हाट इज नेफ्ट इन बैंकिंग? बैंकिंग में एनईएफटी का क्या मतलब होता है? NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. National Electronic Fund Transfer. It is a nationwide payment system allowing individuals and firms to transfer funds from one bank account to another in batches. क्या होता है ये? यह एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो व्यक्तियों और फर्मों को एक बैंक खाते से दूसरे खातों में बेचों के रूप में फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। तो अपने सामने आ गया आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी। तीनों ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटीज है। तीनों के बारे में क्या होता है हम इसको यहाँ पे जान लेते हैं। अगर आप इसको क्लास में यानी कि फुल इसकी डिटेल क्लास देखना चाहते हो तो यूनिट सेकंड की क्लास आप जरूर देखिए। वहाँ पर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी से इन सबको डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ। देखो टाइमिंग, तीनों ही सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। सेटलमेंट जो नेफ्ट है वो बेच वाइज करता है, जो आरटीजीएस है वो रियल टाइम पे करता है और आईएमपीएस भी रियल टाइम पे करता है, जो कि इंस्टेंटली करता है और ये रियल टाइम पे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के तौर पे करता है। अब बेच वाइज क्या होता है इसको समझते हैं। बेच में जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने कोई 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का कोई ट्रांजेक्शन किया है, उनका निपटारा होगा 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। क्लियर? और आपने जो 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का काम किया है उसका निपटान होगा अगले आधे घंटे में। यानी कि इस ड्यूरेशन में जो काम होंगे, चाहे वो 9 बजे होंगे और 9:30 तक जो जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, यहाँ पे वेरियस ट्रांजेक्शन हो गए, उन सबका एक बैच बनेगा और उसको उस बैच में एक साथ ही क्या करेंगे, खत्म किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। फिर अगले जो ट्रांजेक्शन होंगे उनका एक बैच बनेगा और उनको एक साथ किया जाएगा। इसको आप यूँ समझो कि जैसे आप वैष्णो देवी के गए, ठीक है, अब यहाँ पे 100 जने दर्शन करने वाले हैं, 100 जनों में से सबका 20-20 का क्या बना दिया, बेच बना दिया। पहले इनको बेच दिया कि आप दर्शन कर लो, फिर इनको बेच दिया, फिर इनको बेच दिया, और जो लास्ट बेच था उसमें सिर्फ 15 जने थे। अब इसमें और 3 जने ऐड हो गए आके, तो अब ये इस बेच के साथ क्या कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। तो कहने का मतलब नए ट्रांजेक्शन जो भी होंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को एक बेच मिलेगा, उस बेच में उनका क्या होगा, सेटलमेंट होगा। नेफ्ट की बात करें तो इसमें मिनिमम अमाउंट 1 रुपया भेजी जा सकती है। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए भेजी जा सकती है और आईएमपीएस में भी 1 रुपया भेजी जा सकती है। इसका मतलब आरटीजीएस में बड़े लार्ज फंड इसमें भेजे जाते हैं। मैक्सिमम लिमिट किसी की भी नहीं है, सिर्फ आईएमपीएस की है जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकती है और ये बैंक टू बैंक वेरी करती है, किसी बैंक की अलग हो सकती है। स्पीड की बात करें तो नेफ्ट को 30 मिनट लगते हैं या कुछ घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये किस में सेटलमेंट करेगा, आपको बेच बनाकर सेटलमेंट करेगा। आरटीजीएस इंस्टेंटली करता है और आईएमपीएस भी इंस्टेंटली करता है। बेस्ट यूज फॉर जो रूटीन ट्रांसफर है वो नेफ्ट के थ्रू किए जा सकते हैं। आरटीजीएस में हाई वैल्यू ट्रांसफर यानी कि जिसकी अमाउंट क्या होती है, बड़ी होती है, वो आरटीजीएस के थ्रू किए जाते हैं। और आईएमपीएस तो अर्जेंटली है, स्मॉल और मीडियम ट्रांसफर, यानी कि फोन पे गूगल पे नहीं आने से पहले आईएमपीएस चला करता था, अब भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। डिटेल क्लास के लिए आपको डिटेल क्लास देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउसेज इन बैंकिंग? बैंकिंग में क्लियरिंग हाउस की क्या भूमिका होती है? क्लियरिंग हाउसेज हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक चेक्स एंड फंड ट्रांसफर। क्लियरिंग हाउस विभिन्न बैंकों के चेक और फंड ट्रांसफर के निपटान में सहायता करते हैं। दे कलेक्ट एंड प्रोसेस चेक्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स एंड सेटल द नेट बैलेंसेज अमंग मेंबर्स बैंक। ये विभिन्न बैंकों से चेक इकट्ठा करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और सदस्य बैंकों के बीच शुद्ध बैलेंस का निपटारा करते हैं। क्या होता है क्लियरिंग हाउसेज, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बैंक है, बैंक का नाम है एसबीआई ले देता हूँ, और यहाँ पे पीएनबी बैंक है। कोई एसबीआई में पीएनबी बैंक का चेक देके जाता है, ठीक है, ये चेक एक तरीके से जो प्रोसेस करवा देता है उसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। बस इस चेक का इन दोनों बैंकों के बीच में सेटलमेंट करवाने का काम किसका, क्लियरिंग हाउस का। यानी कि यहाँ से कोई बंदे ने पीएनबी का चेक एसबीआई में दिया, तो इस चेक को यहाँ पे क्लियर होना है, इसमें रोल किसका होगा, हाउसिंग क्लियरिंग हाउस का होगा। तो ये काम क्या करते हैं, बैंक के चेक को इकट्ठा करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उसका निपटारा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ हैज कंप्यूटराइजेशन हेल्प्ड इन क्लियरिंग हाउसेस? क्लियरिंग हाउस में कंप्यूटराइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है? सीधी सी बात है, बहुत फास्टली काम हो जाता है कंप्यूटर के होने से। कंप्यूटराइजेशन हैज मेड क्लियरिंग फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। कंप्यूटरीकरण के कारण क्लियरिंग को तेज और सटीक बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड इंस्टेड ऑफ फिजिकल वन, रिड्यूसिंग टाइम एंड मैनुअल एरर। अब चेक की भौतिक प्रति के स्थान पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक छवियां प्रोसेस की जाती है, जिससे समय और मानवीय त्रुटियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की डिटेल क्लासेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा। ये क्लास हमारी जो हमने बना रखी है प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, वहाँ पर ये क्लासेस बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। तो मेरा आपसे यही है, डिटेल क्लासेस के लिए आप जरूर विजिट कीजिए। बढ़ते हैं, व्हाट इज टेली बैंकिंग? टेली बैंकिंग क्या है भाई? टेलीफोन करके आप अगर कोई बैंकिंग काम करते हो तो उसको क्या कहते हैं? टेली बैंकिंग। Telebanking is a service where customers can perform banking operation using a telephone. टेलीबैंकिंग एक सेवा है जिसमें कस्टमर टेलीफोन के माध्यम से बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। सर्विसेज इंक्लूडेड बैलेंस इंक्वायरी, चेक बुक रिक्वेस्ट एंड फंड ट्रांसफर विदाउट विजिटिंग बैंक ब्रांच। इसमें बैलेंस इंक्वायरी, चेक बुक के लिए अनुरोध करना, फंड ट्रांसफर करना जैसी सुविधाएं भी है। इसमें मिनी स्टेटमेंट भी देखे जाते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं ना मिस्ड कॉल नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इसमें मिस से कॉल करो और आपका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा, तो वो क्या है? एक टेली बैंकिंग सर्विस का टाइप है। वॉट इज मिंट बाई बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर्स? घरेलू कंप्यूटरों पर बैंकिंग का क्या अर्थ है? अब जो आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, आप उस पर जो बैंकिंग काम करते हो तो इसको बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर कहा जाता है। बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर्स मीन्स यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर्स विद इंटरनेट एक्सेस टू कैरी आउट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। घरेलू कंप्यूटरों पर बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट से जुड़े अपने कंप्यूटर का उपयोग करके बैंकिंग लेन देन करना। इट इज ए पार्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग एंड प्रोवाइड 24/7 बैंकिंग फैसिलिटीज फ्रॉम होम। यह ऑनलाइन बैंकिंग का एक टाइप है और घर बैठे आप 24 घंटे बैंकिंग सर्विस का आनंद ले सकते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर क्या है? इसको चाहे आप EFT कह दो और EMT कह दो। फंड की बात करें, फंड कह दो या मनी कह दो, बात एक ही है, तो वही एक अलग टर्म है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर इज ए प्रोसेस थ्रू विच मनी इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इट इंक्लूड्स पेमेंट लाइक नेफ्ट, RTGS और EMPS। यह मनी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है जिसमें धन को एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर स्थानांतरित किया जाता है। इसमें नेफ्ट, RTGS, IMPS जैसी प्रणालियां शामिल है। इसमें आप UPI को भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू टाइप्स ऑफ EMT। EMT के कोई दो उपयोग बताओ। तो सिंपल सी बात है, मनी ट्रांसफर इज यूज फॉर पेइंग यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसफरिंग सैलरीज टू एम्प्लॉइज। इट इज क्विक, सेफ एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश ट्रांजेक्शन। मनी ट्रांसफर का उपयोग उपयोगिता बिल चुकाने में और कर्मचारियों का वेतन स्थानांतरित करने में किया जाता है। तेज है, सुरक्षित है और नगद लेन देन पर यह निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ई चेक? ई चेक वही है इलेक्ट्रॉनिक चेक। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें तो भी चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ MICR इन चेक प्रोसेसिंग? चेक प्रोसेसिंग में MICR की क्या भूमिका है? MICR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म इसकी याद रखना। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ना कि रीडर। magnetic ink character recognition. It is used to read the and verify the check details quickly and accurately during clearing, speeding up the check processing system. समझो, जैसे आपको ये चेक है, ये चेक मिला, ठीक है। अब ये चेक ICICI का है और ये किसी SBI बैंक में आपने जमा करवाया, तो ये चेक फर्जी है या ओरिजिनल है, इसका कैसे आइडेंटिफाई करें? ये तो चेक है ना। तो आप देखते होंगे चेक के बॉटम में इस तरीके के कुछ मैग्नेटिक तौर पे कुछ डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, जिनको क्या कहते हैं दोस्तों? MICR कोड कहा जाता है। आपने कभी बैंक में देखा होगा, जैसे ये चेक आता है वहां पर वो एक मशीन में इस चेक को डालता है। इस मशीन का क्या नाम है? MICR। ये मशीन इन कोड को रिकॉग्नाइज करती है और इस कोड में कुछ डिटेल लिखी होती है। उस डिटेल को रिकॉग्नाइज करके ही आइडिया लगता है कि ये चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या फर्जी है, ठीक है। तो इस मशीन को कहते हैं MICR। इस मशीन का पूरा नाम हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका उपयोग क्लियरिंग के दौरान चेक की जानकारी को तेजी और सटीकता से पढ़ने और सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इससे प्रक्रिया और भी तेज और आसान हो जाती है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया? भारत में ई बैंकिंग के मुख्य घटक क्या है? तो ई बैंकिंग के मेन कंपोनेंट इन इंडिया है
इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम एंड कस्टमर ऑथेंटिकेशन टूल्स लाइक ओटीपीज। ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोनेंट है ई बैंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर टू एक्सेस ई बैंकिंग इन इंडिया। भारत में ई बैंकिंग की सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो सीधी सी बात है, ई बैंकिंग के लिए कस्टमर मस्ट रजिस्टर्ड विद द बैंक। आपको ग्राहक को एक बैंक में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण का मतलब है उसका अकाउंट वहाँ पे होगा। रिसीव लॉगिन क्रेडेंशियल, आपको लॉगिन विवरण प्राप्त करना होगा, लॉगिन आईडी वगैरह लेनी होगी। एंड यूज ए सिक्योर कनेक्शन टू लॉग इन दी थ्रू दी बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। और आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से लॉगिन करना होगा। इस हिसाब से आप ई बैंकिंग को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एसबीआई में अगर आप एसबीआई के यूजर बनना चाहते हो, वहाँ पर अकाउंट खुलवाओगे, लॉगिन आईडी लोगे इंटरनेट बैंकिंग की, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन करके ई बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या है, इसकी जनरल प्रोसीजर है। हाउ कैन ए कस्टमर गो ऑनलाइन फॉर बैंकिंग सर्विसेज। एक ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कस्टमर कैसे ऑनलाइन जा सकता है। तो कस्टमर कैन विजिट बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड डाउनलोड its app by logging in when with a username and password they can access services like balance check etc। सीधी सी बात है, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, लॉगिन करना होगा, और लॉगिन के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा और आप सर्विस का आनंद उठाना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया। ये इंडिया क्या होता है। ई बैंकिंग ऑफर्स कन्वीनियंस, अराउंड द क्लॉक एक्सेस, फास्टर ट्रांजेक्शन एंड पेपरलेस बैंकिंग। ई बैंकिंग सुविधा 24 घंटे की पहुंच है, तेज लेन देन करती है और पेपरलेस बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। इट रिड्यूसेज फिजिकल विजिट टू बैंक्स एंड इम्प्रूव्स कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। ये बैंक में फिजिकल तौर पे जाने की आवश्यकता को कम करता है और ग्राहक की संतुष्टि लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया। ई बैंकिंग की क्या सीमाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई बैंकिंग से क्या है, लिमिटेशंस इंक्लूड डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज एंड टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग सर्विस इंटरप्शंस। सीमाओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी पे हमारी निर्भरता रहती है, यदि इंटरनेट पुअर हो गया तो हमारे ट्रांजेक्शन अटक जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी की जोखिम तो है ही है, आज आप सुन भी रहे हो कि हमने पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर दिया, बैंक अकाउंट साफ हो गया, या ये हो गया वो हो गया, ये भी एक इसमें रिस्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी कम है तो ये भी एक रिस्क है, लोग जानते नहीं यूज करना। और सेवाओं में रुकावट के दौरान तकनीकी समस्याएं कई तरीके आती है। तो ये सारे ई बैंकिंग की क्या है, सीमाएं हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी यूनिट की। फोर्थ यूनिट के पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। इसकी अगर डिटेल क्लास देखना चाहते हो, यूनिट वाइज हमने सारी क्लासेस डाल रखी है, प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिए, जिसके लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड फॉर सिक्योरिटी इन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की में सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। डेफिनेट सी बात है, सिक्योरिटीज इज एसेंशियल इन ई बैंकिंग टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स डेटा, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड एंश्योर सेफ ट्रांजेक्शंस। ई बैंकिंग में सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि ग्राहक की जानकारी सुरक्षित रहे, अनाधिकृत पहुंच को रोका जा सके और लेन देन सुरक्षित हो। एज बैंकिंग मूव्स ऑनलाइन, रिस्क लाइक हैकिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड इंक्रीज। जैसे जैसे बैंकिंग ऑनलाइन होती है, हैकिंग होना, फिशिंग होना और धोखाधड़ी जैसी जो जोखिमें हैं वह बढ़ जाती है। इसलिए हमें ई बैंकिंग में किसकी जरूरत है दोस्तों, सिक्योरिटी की जरूरत है। व्हाट इज मीन्ड बाई ई बैंकिंग सिक्योरिटी। ई बैंकिंग सिक्योरिटी का मतलब यही है जो अभी हमने पढ़ा है। ई बैंक सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटीज फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ई बैंकिंग सुरक्षा उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो ऑनलाइन बैंकिंग को साइबर खतरों से सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इट इंक्लूड्स इंक्रिप्शन, पासवर्ड्स, फायरवॉल्स एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस। इसमें इंक्रिप्शन, पासवर्ड, फायरवॉल और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण को शामिल किया जाता है। व्हाट इज प्राइवेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के संदर्भ में गोपनीयता क्या होती है। प्राइवेसी इज ई बैंकिंग इन ई बैंकिंग means ensuring that customer data such as password, account details and personal information is not accessed for shared without permission। ई बैंकिंग में गोपनीयता का अर्थ होता है कि ग्राहक की जानकारी जैसे पासवर्ड हुआ, उसके खाते की डिटेल हुई या व्यक्तिगत जानकारी को बिना उसकी अनुमति के एक्सेस या साझा न किया जाए, ये आपकी प्राइवेसी का कंसर्न होता है। तभी आप देखते हो कि बैंक हमें दूसरों की डिटेल नहीं देता, वो एक प्राइवेसी कॉन्टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन प्राइवेसी बी मेंटेन्ड इन ऑनलाइन बैंकिंग।
ऑनलाइन बैंकिंग में गोपनीयता को कैसे बनाया रखा जा सकता है। प्राइवेसी कैन बी मेंटेन थ्रू सिक्योर लॉगिन मेथड्स, यूज ऑफ एन्क्रिप्शन, रेगुलर पासवर्ड चेंजेस एंड अवेयरनेस अबाउट फिशिंग ईमेल्स एंड लिंक्स। गोपनीयता को सुरक्षित लॉगिन तरीकों से एन्क्रिप्शन का उपयोग करके, नियमित रूप से पासवर्ड को अपडेट और बदलने से लेकर, और फिशिंग ईमेल या लिंक के प्रति जागरूक रहने के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बनाए रख सकते हो। सीधी सी बात है, इधर उधर के लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज में लेना है, और पासवर्ड को हर 2-3 महीने से चेंज करते रहना है, और कॉम्बिनेशन पासवर्ड के स्ट्रॉन्ग रखने हैं। बस आप अपनी गोपनीयता को बनाए रख पाओगे। व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स इन ई बैंकिंग? ई बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है? ए डिजिटल सर्टिफिकेट वेरीज द आइडेंटिफाई ऑफ ए वेबसाइट और यूजर। डिजिटल प्रमाण पत्र किसी वेबसाइट या उपयोगकर्ता की पहचान को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, सत्यापित करता है। इट हेल्प्स एस्टेब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये ऑनलाइन लेन देन के दौरान बैंक और ग्राहकों के बीच सुरक्षित लेन देन को क्या करता है? स्थापित करता है। यानी कि ये कस्टमर है, ये बैंक है, इन बीच में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं तो वह ऑथेंटिक हो, सेफ हो, इसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है ई बैंकिंग के लिए, जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाता है कि हाँ ये कस्टमर हमारा ही है, जिसको हम केवाईसी के मोड में भी जानते हैं, नो योर कस्टमर। What is a digital signature? Digital signature क्या है? A digital signature is an electronic form of a signature used to authenticate the sender of a message of or document. डिजिटल सिग्नेचर हस्ताक्षर का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका उपयोग किसी संदेश या दस्तावेज के प्रेषक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इट एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन ऑफ द डेटा। ये डेटा की सत्यता और स्रोत की पुष्टि करता है। यानी कि जो फिजिकल सिग्नेचर होता था उसका मोड जो डिजिटल हुआ है उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, और ये ऑथेंटिसिटी को शो करता है कि हाँ ये चीज़ ऑथोराइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ई बिल्डर सॉल्यूशन इन ई बैंकिंग? ई बैंकिंग में ई बिल्डर समाधान क्या होते हैं? ई बिल्डर सॉल्यूशन रेफर्स टू टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स यूज्ड फॉर डिजाइनिंग सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ई बिल्डर समाधान वे उपकरण हैं और प्लेटफॉर्म होते हैं जो सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली के निर्माण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। दे हेल्प इन इंटीग्रेटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स, सिग्नेचर्स एंड सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स। ये डिजिटल प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और सुरक्षित संचार चैनलों के एकीकरण में हेल्प करता है। दैट इज ई बिल्डर सॉल्यूशन। ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्या होता है? समाधान क्या होते हैं? ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन बैंकिंग। अर्थात ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रणालियां होती है जो बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि जो आपके डेटा है और आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो तो डेटा सेफ और सिक्योर रहे, उनके लिए जो इस तरीके की सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है उनको ई बैंकिंग सॉल्यूशन सिक्योरिटी कहा जाता है या सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। इसमें दे इंक्लूड फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन टूल्स एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आते हैं। इसमें फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन टूल और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। यानी कि हम जो एंटीवायरस यूज करते हैं वो एक तरीके से ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन ही है, और जो ये प्रोवाइड करवाता है उसको ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन शायद वही है, बिल्कुल। नेम सम ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। कुछ ई सिक्योरिटी समाधान प्रदाताओं के नाम बताइए। पॉपुलर ई सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स इंक्लूड नॉर्टन, मेकफ्री, क्विकहिल, कैस्पर्सकी और सिमेंटेक शामिल है। यानी कि ये कुछ कंपनियां हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं। दे ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलवेयर, फिशिंग एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये मलवेयर, फिशिंग और अनअधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सीधी सी बात है, जो हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रदान करती है तो कोई ना कोई तो ऐसी सर्विस देने का काम करता होगा, उसको इस तरीके की सर्विस देने के प्रोवाइडर्स कहते हैं। और इसमें कुछ कंपनियां नॉर्टन, मेकफ्री, क्विक हिल, कैस्पर्सकी एंड सीमेंटेक नाम, मोटे मोटे नाम इसके शामिल हैं। व्हाट इज ई लॉकिंग इन ई बैंकिंग? ई बैंकिंग में ई लॉकिंग क्या है? ई लॉकिंग इज ए सिक्योरिटी फीचर दैट अलाउ यूजर टू लॉक देयर डिजिटल बैंकिंग एक्सेस टेम्परेरी टू प्रिवेंट मिसयूज। ई लॉकिंग एक सुरक्षा सुविधा है जो उपयोगकर्ता को उनके डिजिटल बैंकिंग उपयोग को अस्थायी रूप से लॉक करने की सुविधा देता है। इट कैन बी अनलॉक्ड व्हेन द कस्टमर नीड्स एक्सेस अगेन। ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके, ग्राहक जब इसका फिर उपयोग करना चाहे तो इसको अनलॉक किया जा सकता है। समझो इस बात को, जैसे आपने अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन किया, तो आपने अगर 3 बार गलत लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिए तो आपका अकाउंट 24 घंटे तक आपकी नेट बैंकिंग सर्विस क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये एक तरीके से क्या है?
ई लॉकिंग है। हो सकता है बैंक को या वेबसाइट को ये थोड़ी पता है कि आप बार बार गलत नंबर डाल रहे हो सकता है कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है। 3 अटेम्प्ट होते ही ये क्या हो जाएगी, 24 आवर्स के लिए स्टॉप हो जाएगी। ये एक तरीके से ई लॉकिंग सर्विस का क्या है, टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ई लॉकिंग सर्विस। ई लॉकिंग सेवा क्या है, जो अभी हमने बताई वही है। ई लॉकिंग सर्विस एनेबल्स कस्टमर्स टू कंट्रोल एक्सेस टू देयर ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स। ई लॉकिंग सेवा ग्राहक को उनके ऑनलाइन बैंकिंग खातों की पहुंच को नियंत्रित करने की सुविधा देती हैं। इफ सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस्ड, यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, यूजर कैन लॉक देयर अकाउंट इंस्टेंटली टू प्रिवेंट फ्रॉड। तो ग्राहक तुरंत अपना खाता लॉक करके धोखाधड़ी को रोक सकते हैं। तो इसका सेकंड टाइप इसमें ये समझो कि आपको जैसे मान लो आपका एटीएम खो गया, तो आपने तुरंत मोबाइल ऐप देखा, बैंक ऐप में गए और वहां पे आपने अपने एटीएम को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये क्या है, ई लॉकिंग सर्विस है। यानी आप अपनी जो सस्पिशियस एक्टिविटीज को नोटिस की जाती है तो आप अपने अकाउंट को इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, चीजों को ब्लॉक कर सकते हो। इसको बोलते हैं ई लॉकिंग सर्विसेज। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वेज इन ई बैंकिंग सिक्योरिटीज। ई बैंकिंग सर्विस सुरक्षा में सर्वेक्षण की क्या भूमिका है। Surveys helps bank understand customers' concern, access existing security measures, and developed better protection strategy against cyber threats. जो सर्वेक्षण है वो बैंकिंग ग्राहकों की चिंताओं को समझने, मौजूदा सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करने और साइबर खतरों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है। कोई भी तरह का जो सर्वे होता है वो एक तरीके से फीडबैक जैसा होता है और ये फीडबैक आगे सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब अगर आप सारी क्लासेस देखना चाहते हो, हमने सारी क्लासेस फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट की सेपरेटली रिकॉर्ड करके पोस्ट या अपलोड कर रखी है। प्लेलिस्ट में जाइए और आप इसको जरूर देखिए ताकि आपका जो ई बैंकिंग वाला पेपर है वो बेहतर तरीके से आपका प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए। और हमारी तरफ से एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम जल्द ही एक और वीडियो में जो आपकी ई बैंकिंग में हेल्प करेगी वो लेकर हाजिर होंगे। बाकी सारी क्लासेस भी हमने अपलोड कर रखी है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, आपको जानना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।